Good morning students. Today we are going to continue chapter 5 of Indian Constitution at work, that is judiciary. In the previous video we have discussed about judicial activism and its merits. Today we will discuss about the demerits of judicial activism. Students, as we discussed in the previous video that to increase the approach of deprived section of our society, judicial activism is proved as a landmark contribution. तो फिर इसमें ऐसी क्या बात आ गई कि हम लोग डीमेरिट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म को कई बार मैनी टाइम्स इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, जबकि हम लोगों ने तो देखा, अभी मैंने आपके साथ हाथरस केस डिस्कस किया था कि हाथरस केस में अगर जुडिशरी सुओ मोटो जुडिशियल एक्टिविज्म में एक इनिशिएट लिया जाता है कि जुडिशरी विदाउट फाइलिंग एनी एफआईआर और एनी केस, कोई किसी ने लेटर नहीं दिया, कोई कुछ कंप्लेन नहीं कह रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ जुडिशरी को अगर मालूम पड़ता है, जजेस को मालूम पड़ता है कि कहीं पर इनजस्ट हुआ है और इसमें इंटरवीन करने की रिक्वायरमेंट है, तो जुडिशरी इनिशिएट करती है विदाउट फाइलिंग एनी फॉर्मल केस। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के अंडर सुओ मोटो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सुओ मोटो करते हुए हाथरस केस में जुडिशरी ने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों को समन इशू किया और दोनों को अकाउंटेबल ठहराने की कहीं ना कहीं कोशिश की, जिससे कि वो जो विक्टिम है उसको जस्टिस मिल पाए। तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म तो बहुत अच्छा है। तो इसमें क्या क्या कमी रह सकती है, मैं 10 सेकेंड्स का पॉज दूंगी, जब तक आपके माइंड में अगर कुछ आ रहा है तो आप लोग मेंशन करेंगे इन कमेंट बॉक्स। लेटर ऑन वी विल कंटिन्यू टू डिस्कस अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ दिस थिंग। 10 मिनट्स का पॉज मैं आपको दे रही हूँ, लेटर ऑन वी विल कंटिन्यू। ये स्टूडेंट्स, वी आर बैक विद द टॉपिक। अगर हम लोग डिस्कस करना चाहें, आप लोगों के माइंड में अगर कुछ नहीं आया है स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सी अपने माइंड को एक्सरसाइज करवाओ, जंग खा जाएगा दिमाग आपका। कुछ सोचो, ऐसा नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं वो सिर्फ सही ही हो, गलत भी हो सकता है, लेकिन हाँ थिंकिंग ज़रूर करनी चाहिए हमको उस पर। खैर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म किस तरीके से क्रिटिसाइज किया जाता है उसका बेस हम लोग देखें। एज वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोस ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव कि हमारे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जो हैं, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, और बहुत अच्छे से आप देखें, वापस में सेम पिक्चर आपके साथ रखने वाली हूँ एज आई एक्सप्लेन्ड पिक्टोरियली इन अ पिक्टोरियल मैनर कि ये हमारी लेजिस्लेचर है, दिस इज़ एग्जीक्यूटिव एंड दिस इज़ जुडिशरी। इन तीनों में बैलेंस बनाकर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द सर्वाइवल ऑफ गवर्नमेंट। हमारी जो गवर्नमेंट हैं वो ठीक से स्मूथली ऑपरेट करे, लॉन्ग लास्टिंग हो। लॉन्ग लास्टिंग का मतलब ये नहीं कि मोदी जी हमेशा के लिए प्राइम मिनिस्टर बने, इसका मतलब ये है कि लोगों का, हमारी ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं जस्ट लाइक लेजिस्लेचर, जिसको इंडिया में पार्लियामेंट कहा जाता है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में फेथ बना रहे, ये इंस्टीट्यूट्स डिस्टर्ब ना हों। अब आपको लग रहा होगा कि मैम इतना ज़्यादा आप इन इंस्टीट्यूशंस की स्टेबिलिटी पर इतना ज़्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं? तो स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ रीज़न। कहते हैं कि कुछ लोग गलती करके सीखते हैं और कुछ लोग दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। तो हम लोग दूसरों की गलतियों से सीखेंगे एंड वी विल नॉट रिपीट दैट मिस्टेक, वी विल नॉट कमिट दैट मिस्टेक वंस ओनली। ठीक है, एक्चुअली हुआ ये स्टूडेंट्स कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों को साथ में ही इंडिपेंडेंस मिली। इवन पाकिस्तान को 1 डे बिफोर इंडिपेंडेंस मिली और सेपरेशन हुआ। लेकिन पाकिस्तान में क्या हुआ ना, ये जो इंस्टीट्यूट्स है, दीज इंस्टीट्यूट्स, इनमें इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। ठीक है, इनमें इम्बैलेंस क्रिएट हुआ और इस इम्बैलेंस का रिजल्ट स्टूडेंट से देखने को मिला कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आ पाई और पाकिस्तान में कभी डेमोक्रेसी, कभी
मार्शल लॉ वहाँ पे लग रहा है, मतलब आर्मी कंट्रोल कर रही है, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं आ पाई। क्यों नहीं आ पाई? द वन रीज़न इज़ द absence of check and balance in these institutes of government, these organs of government। तो ज़रूरी है कि गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं जस्ट लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इनमें बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, तब तो वो एकदम स्मूथली चलेंगे। अगर कोई भी इम्बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेगा तो फिर क्या होगा? गवर्नमेंट जो है वो नहीं स्टेबल रह पाएगी और डेमोक्रेसी भी स्टेबल नहीं रह पाएगी। हम लोगों ने यहाँ पढ़ा कि जुडिशरी जो है अपने आप कई मामलों में बात रखने लग जाती है अपनी अंडर सुओ मोटो, तो कई बार तो ये अच्छा रहता है, लेकिन स्टूडेंट्स इसमें प्रॉब्लम ये है कि कई बार जुडिशरी क्या करती है ना, दिस जुडिशरी ये लॉ मेकिंग के लिए भी डायरेक्शन देने लगती है कि ये कानून बनाओ, वो कानून बनाओ, जबकि कानून बनाना, लॉ मेकिंग तो किसका राइट है? दिस इज फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट, लेकिन इसको प्ले कौन कर रहा है? दिस जुडिशरी। पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना किसकी ड्यूटी है? एग्जीक्यूटिव की, लेकिन बार बार जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव को पिंच करती रहती है, तो ये जो है वो एग्जीक्यूटिव का काम भी कर रही है जुडिशरी। इसके अलावा हम लोग बात करें, एग्जीक्यूटिव कोई काम करने लगती है, मैं एग्जांपल आपको दूंगी 1971 के बाद से और 1970s का, इंदिरा गांधी दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर थी। इंदिरा गांधी जैसे ही कोई अमेंडमेंट करती इन द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर अगर कोई वो स्टेप चलती, जुडिशरी उसको नलीफाइड कर देती। इंदिरा गांधी ने कोई अमेंडमेंट किया, जुडिशरी ने नलीफाइड कर दिया, वापस इंदिरा गांधी अमेंडमेंट करती, जुडिशरी नलीफाइड कर देती। तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़बरदस्त चला था, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी दैट टाइम। एग्जीक्यूटिव कुछ करती, जुडिशरी ने नलीफाइड कर दिया। तो इससे क्या होता है ना कि ये दोनों तो छोटे छोटे रह गए, मतलब इनकी पावर्स तो कम रह गई, और डे बाय डे पावर्स किसकी इंक्रीज होती जा रही हैं? जुडिशरी इतनी भारी बन गई। अब जुडिशरी इतनी भारी बन गई और ये दोनों ऑर्गन्स इतने छोटे छोटे रहे, तो आप मुझे बताओ, सीसॉ तो कभी आपने खेला होगा, आप सीसॉ तो कभी यूज़ किया होगा आपने, सामने इतना ऊपर है, ये नीचे है, तो क्या होगा? क्रम्बल हो जाएगी, नहीं टिक पाएगी ना। इस वजह से माना जाता है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर हैं दैट इज़ बैडली अफेक्टेड बाय द जुडिशियल एक्टिविज्म। सेपरेशन ऑफ पावर कहता है कि ऑल द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, 3 ऑर्गन्स ऑफ जो गवर्नमेंट हैं उनके पावर्स जो हैं दैट विल बी डिवाइडेड। मीन्स लॉ मेकिंग का काम सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेचर करेगी, एग्जीक्यूटिव की ड्यूटी होगी टू इम्प्लीमेंट द लॉ, और जुडिशरी जो है उसकी ड्यूटी होगी टू पनिश और टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस तरह की उनकी जुडिशरी की ड्यूटीज़ होंगी, टू जज, टू पनिश, टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशन, टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। ये जुडिशरी का फंक्शन होगा। लेकिन जुडिशरी करती क्या है ना, अंडर जुडिशियल एक्टिविज्म जुडिशरी यहाँ भी अपनी टांग अड़ाने लग जाएगी, यहाँ भी इंटरवेंशन उसका हो जाएगा। तो यहाँ इन दोनों जगह पे जब उसका इंटरवेंशन होता है तो उसका रिजल्ट ये मिलता है कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो बैडली अफेक्टेड होता है, विच इज़ अ मैल प्रैक्टिस, गलत प्रैक्टिस है ये। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जुडिशियल रिव्यू। मैं इसको रफ कर दूँ, लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू कभी आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, आई डू नॉट नो, लेकिन हाँ जब तक मैं रफ कर रही हूँ तब तक आप लोगों को अगर कुछ मालूम है कि जुडिशियल रिव्यू क्या है, कभी पढ़ा है इन न्यूज़पेपर, इन योर बुक, तो आप लोग मुझे बताएं। भले आपको नहीं समझ में आया हो, डजेंट मैटर, लेकिन हाँ आप लोगों की नॉलेज में ये चीज़ होनी चाहिए कि जुडिशियल रिव्यू नाम की टर्म कहीं ना कहीं पढ़ी सुनी तो ज़रूर थी। तो स्टूडेंट्स, नेम से ही यहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा है, आपको क्लियरली मालूम पड़ रहा होगा। रिव्यू करने का मतलब होता है कि वापस देखना। एक तो होता है व्यू मतलब देखना, रिव्यू मतलब वापस देखना। अब स्टूडेंट्स, होता ये है ना कि कई बार हमारी जो भी पार्लियामेंट या फिर एग्जीक्यूटिव कुछ करती हैं, या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ी सी डाउटफुल है कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिर क्या कह रहा है, तो इसको लेकर केस फाइल होता है इन आर जुडिशरी
हमारी जुडिशरी में वो केस फाइल होगा और जुडिशरी फिर देखेगी कि बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो क्या कह रहा है। पहली बात, नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जुडिशियल रिव्यू। नेम से ही आपको यह मालूम पड़ रहा होगा, जुडिशियल मतलब जुडिशरी ने किया है, रिव्यू मतलब वापस देख रही है। अब जुडिशरी क्या देख रही है इसको हम लोग देखें। एक्चुअली स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जुडिशरी का फंक्शन क्या है? टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अब हम अगर देखें एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि हमारी पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया है, लॉ पास किया है हमारी पार्लियामेंट ने, वो पार्लियामेंट ने बिल पास किया। बिल पर जैसे ही प्रेसिडेंट के साइन हुए, इट वाज कन्वर्टेड इनटू लॉ, वो लॉ बन गया। अब कई लोगों का मानना है, हाइपोथेटिकली लॉ ये बनाया गया कि किसी के पास अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होगी, किसी के पास अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होगी। पार्लियामेंट में ये बिल आया, बिल आने के बाद प्रेसिडेंट सर ने भी उस पर साइन कर दिए, लेटर ऑन वो लॉ बन गया और आज के बाद आपकी मेरी हम सब की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली। इस तरह का एक लॉ बन चुका है हाइपोथेटिकली। ठीक है, तो आपकी हमारी हम सब की जितनी भी पर्सनल और प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो अब किसकी हो गई? गवर्नमेंट की। ठीक है, अब इस कंडीशन में हमको लगा कि ये तो हमारे राइट्स का वायलेशन है, पर्सनल प्रॉपर्टी तो सबके पास होनी चाहिए। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 300 सब क्लॉज ए, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 300 सब क्लॉज ए प्रोवाइड लीगल राइट टू प्रॉपर्टी टू द इंडियंस। वो हमको राइट टू प्रॉपर्टी देता है कि आपकी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट ने तो ये कानून बनाया है कि आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है। तो दोनों में क्लैश हुआ ना। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और कह रहा है अंडर आर्टिकल 300 ए, जबकि लॉ मेकिंग में हमारी गवर्नमेंट ने लॉ जो बनाया है, फॉर्म किया है, दैट इज़ कि आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी से डिप्राइव कर दिया जाएगा और आपकी प्रॉपर्टी जो होगी अब वो गवर्नमेंट की होगी। तो इस तरह का लिया गया है डिसीजन। अब स्टूडेंट्स होगा ये कि जो एक्टिव लोग हैं या फिर जो एक्टिविस्ट हैं, जो फंडामेंटल राइट्स के लिए वर्क करते हैं, बहुत सारे हमारी कंट्री में ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका खुद का कुछ बेनिफिट नहीं होता है, लेकिन हाँ वो लोगों के लिए ज़रूर लड़ते हैं, स्ट्रगल करते हैं, फाइट करते हैं और नॉन वायलेंट तरीके से वो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ऐसे 2 इंस्टीट्यूशंस में आपको एब्रिविएशन बताऊंगी, थोड़ी मेहनत आप भी करेंगे कि आप उनका फुल फॉर्म देखेंगे। वन इज़ PUCL, अनदर इज़ PUDR। स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है इनके बारे में पढ़ने के लिए, एक बार आप पढ़ें। लेटर ऑन मैं इनका बैकग्राउंड बताऊंगी कि आखिर ये बनी क्यों, इनका फ्यूचर क्या था, आखिर वो सिनारियो क्या था, इनके बनने की रिक्वायरमेंट क्या थी, वो हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस कर दूँ जुडिशियल रिव्यू को कि अब स्टूडेंट्स मान लो कि ये केस जो है वो हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में ही हम बात कर रहे हैं। अब इसके पीछे भी टेक्निकलिटी है कि वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा क्यों नहीं सकता है। तो हम लोग मान रहे हैं कि ठीक है, वो केस जो है क्लैश बिटवीन द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, दोनों के बीच में क्लैश है। इस क्लैश की कंडीशन में रजनी हाई कोर्ट गई। अब हाई कोर्ट जो है वो रिव्यू करेगा, रिव्यू है ना, रिव्यू करेगा इस लॉ को हाई कोर्ट रिव्यू करेगा कि क्या वास्तव में इस लॉ में और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 300A में किसी तरह का कोई क्लैश है या नहीं। ठीक है, अगर कोई क्लैश मिलता है कि हाँ दोनों में क्लैश है बट दैट क्लैश इज पार्शियल। अब देखो स्टूडेंट्स, वापस इसको समझने की कोशिश करें आप। देखो
ये तो मान ले हम लॉ है और यही आपका मान ले कि कॉन्स्टिट्यूशन भी है। हम लोग मानते हैं कि लॉ का ये पार्ट जो है, ठीक है, दिस पार्ट जो है ये हमारे आर्टिकल के अगेंस्ट है। Hypothetically, as I told you earlier कि रजनी will appeal in the high court against this law, और जुडिशरी जो है, हाई कोर्ट जो है वो जुडिशियल रिव्यू करेगा। रिव्यू में वो क्या करेगा, वो दोनों को साथ में रख के देखेगा कि ये लॉ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या दोनों में किसी तरह का कोई क्लैश है। अगर क्लैश है तो क्लैश कितना है वो भी हाई कोर्ट देखेगा। क्लैश है तो क्लैश कितना है। हाइपोथेटिकली हम लोग मानते हैं कि टोटल 100 आर्टिकल्स थे और उनमें से इस लॉ में टोटल 100 प्रोविजंस हैं। हाइपोथेटिकली जब जुडिशरी ने रिव्यू किया तो जुडिशरी को मालूम पड़ा, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि वो ये भी देखेगी कि क्लैश है तो क्लैश कितना है। अब कितना है जब ये देखती है जुडिशरी, तो जुडिशरी को मालूम पड़ा कि इस लॉ के 30 प्रोविजंस जो थे दैट वर अगेंस्ट आर्टिकल 300A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जुडिशरी क्या करेगी, हाई कोर्ट क्या करेगी, हाई कोर्ट ये जो 30 आर्टिकल्स हैं विच आर अगेंस्ट द लॉ उसको नलीफाइड कर देगी। रेस्ट ऑफ लॉ के जो 70 आर्टिकल्स हैं दैट विल बी इन फोर्स, वो इम्प्लीमेंटेड रहेंगे। 30 आर्टिकल्स जो हैं वो नलीफाइड हो जाएंगे। अगर पूरे के पूरे 100 प्रोविजंस जो हैं वो के वो ही अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, 100 के 100 अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, तो पूरा का पूरा नलीफाइड हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल आप पूछेंगे कि मैम ऐसा क्या एग्जाम्पल है जिसमें कि कोर्ट क्या ऐसा कुछ भी नलीफाइड कर सकती है क्या, और क्या कोर्ट ने कभी ऐसा किया है। देन स्टूडेंट्स दिस इज़ राइट, कोर्ट ने ऐसा किया है कि कोर्ट दोनों को रिव्यू करके देखती है, दो चीज़ों को, एक तो लॉ हो गया और दूसरा हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों को पैरेलल रख के देखती है और फिर कोर्ट अपना जजमेंट दे सकती है ऑन दैट केस। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स, तो हमारी पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया था दैट वाज कन्वर्टेड इनटू अ लॉ कि पार्लियामेंट कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन completely or absolutely. Parliament can amend constitution completely or absolutely. 1971 में इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हुए 25th अमेंडमेंट इंदिरा गांधी ने किया, और इंदिरा गांधी ने उस अमेंडमेंट में प्रोविज़न किया दैट पार्लियामेंट कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन एब्सोल्युटली। अब एब्सोल्युटली जहाँ आ गया तो बहुत सारे डाउट्स रेज हुए थे। अब बहुत सारे डाउट्स रेज हुए तो लोग जुडिशियल रिव्यू के अंडर, जुडिशियल रिव्यू का जो राइट है उसके अंडर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील फाइल की, एक केस फाइल किया कि क्या पार्लियामेंट ने ये जो 24th और 25th अमेंडमेंट किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो पैरामीटर्स हैं उनको मीट करता है या नहीं करता है, या फिर दोनों के बीच में कोई क्लैश और कॉन्फ्लिक्ट है। तो जुडिशरी ने क्या किया, जुडिशरी क्या करती है, एक साइड तो रखती है लॉ को, दूसरी साइड में वो रखती है आपका कॉन्स्टिट्यूशन को, और दोनों को साथ में रख के वो देखने की कोशिश करती है, वो असेस करती है कि दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। जहाँ कहीं भी क्लैश होगा, ठीक है, जहाँ कहीं क्लैश होगा वहाँ पर जुडिशरी उस लॉ को नलीफाइड कर देगी, और वास्तव में जुडिशरी ने ऐसा किया था इन 1973। क्या किया था जुडिशरी ने, मैंने आपको बताया ना कि केस आया था कि पार्लियामेंट कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन एब्सोल्युटली। तो 1973 में एक केस आया, केस का नेम मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन हाँ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रही हूँ, नॉलेज के लिए बता रही हूँ। 1973 में एक केस आया दैट वाज केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस। तब केशवानंद भारती केस में जुडिशरी ने इस लॉ का किया रिव्यू, और रिव्यू करके जुडिशरी ने कहा कि हाँ वास्तव में पार्लियामेंट क्योंकि बाय द पीपल इलेक्टेड है, लोकसभा बाय द पीपल इलेक्टेड है, तो इनको लोगों की जो विशेष हैं
उनको इम्प्लीमेंट करने से तो हम रोक नहीं सकते, दैट विल बी अनडेमोक्रेटिक। लेकिन हाँ, आप कॉन्स्टिट्यूशन को कम्प्लीटली चेंज नहीं कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, दैट इज़ बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको चेंज मत करो। पार्लियामेंट कहे कि हम डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप पे ला देंगे तो पार्लियामेंट के पास ये राइट नहीं होंगे। इस केस में फिर जुडिशरी ने कंप्लीट लॉ को तो नलीफाई नहीं किया, लेकिन हाँ जो ये पार्ट था ना, दैट वाज एब्सोल्युटली, जो एब्सोल्युटली वाला पार्ट था, जुडिशरी ने सिर्फ इसको नलीफाइड किया। बाकी जुडिशरी ने कहा कि ये तो राइट पार्लियामेंट का है कि इट कैन चेंज और अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये है मामला कि जुडिशियल रिव्यू में अगर कंप्लीट लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कंप्लीटली वो नलीफाइड होगा। पार्शियल कॉन्फ्लिक्ट है तो पार्शली, एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन द 1973 केशवानंद भारती केस, तो पार्शियली नलीफाइड होगा। अगर दोनों में वास्तव में कोई क्लैश और कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो वो नलीफाइड नहीं होगा। जुडिशियल रिव्यू में बस जुडिशरी दोनों को ही असेस करने की कोशिश करती है, या फिर यूँ कहूँ मैं कि उस लॉ को असेस करने की कोशिश करती है इन कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि लॉ तो बन गया लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशन की बैकिंग इसको है या नहीं है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन इसको सपोर्ट करता है या नहीं करता है। Students, this is the end of this video, and next video we will start new chapter 4 of political theory, that is justice. Till then, keep learning.